आज हम पढ़ेंगे मांग का नियम। मांग का नियम स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मांग क्या होती है। अर्थशास्त्र में मांग शब्द जो है एक विशिष्ट अर्थ में काम में लिया जाता है। वस्तु की मांग के साथ खरीदने की शक्ति का जो है विचार इसमें जुड़ा रहता है। बिना क्रय शक्ति के मांग का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे शहर में अनेक व्यक्ति अपने रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास मकान बनाने अथवा खरीदने के लिए मुद्रा होती है, वे ही कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं और मकान प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु की केवल इच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, उसे मांग में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय साधनों या पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है, प्रभावी मांग तभी बनती है जब उसके पास में क्रय शक्ति हो और क्रय शक्ति को खर्च करने या त्यागने की इच्छा भी शामिल हो। मांग की अवधारणा के लिए स्थान, समय और कीमत तीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे केवल ये कहना कि जयपुर की गेहूँ की मांग जो है वो 1000 क्विंटल है, ये पर्याप्त नहीं है। मांग को सही रूप से व्यक्त करने के लिए हमें ये कहना होगा कि जयपुर में प्रतिदिन 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की मांग जो है 1000 क्विंटल है। इस प्रकार मांग के अंदर वस्तु की कीमत के अलावा समय और स्थान को भी शामिल किया जाता है। अब आता है मांग का नियम क्या है। बाजार में एक वस्तु की मांग पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वयं उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं की आमदनी, उनकी रुचि अरुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, भावी वस्तुओं कीमतों के संबंध में प्रत्याशाएं और अनुमान। किसी भी दिए हुए समय में एक वस्तु की मांग पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। कुछ तत्व मांग को बढ़ाने वाले होते हैं तो कुछ घटाने वाले, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए अन्य बातों को स्थिर रखकर हम केवल एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव देखते हैं। अब मांग का नियम क्या है। मांग का नियम हमें यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में गिरावट आएगी। उपयुक्त कथन में अन्य बातों के स्थिर रहने पर जो वाक्यांश है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका क्या मतलब है, इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। अन्य बातों के स्थिर रहने पर में कुछ तत्वों को हमने स्थिर माना है। वो तत्व कौन कौन से हैं? पहला है उपभोक्ता की आमदनी। सर्वप्रथम उपभोक्ता की आमदनी स्थिर मान ली जाती है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता की क्रय शक्ति को जो है अपरिवर्तित मान लिया जाता है। उपभोक्ता की पसंद या अधिमान। कुछ वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं के अधिमान धीरे धीरे बदलते हैं, जैसे मकान है, मुख्य खाद्यान्न आदि के संबंध में। कुछ पर तेजी से बदलते हैं, जैसे वस्त्र, श्रृंगार के सामान आदि। उपभोक्ताओं की पसंद और नापसंद या रुचि अरुचि में परिवर्तन होने से भी मांग वक्र बदल जाता है। अन्य वस्तुओं की कीमतें। मांग के नियम में अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर रखना पड़ता है। वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं, जैसे मोटर कार व पेट्रोल, जूते और मोजे, टेनिस का बल्ला, टेनिस की गेंद आदि। कुछ वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं। जो स्थानापन्न का मतलब है जो एक के स्थान पर दूसरे काम में ली जा सकती है, इन्हें सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, जैसे शुद्ध घी और देसी घी, सरसों का तेल, खोपरे का तेल, कैंपा कोला व गोल्ड स्पॉट, गन्ने का रस, शरबत, चाय, कॉफ़ी आदि। तो इनमें भी हम जब मांग वक्र बनाते हैं तो जो है अन्य संबंधित वस्तुएं जिसमें पूरक और स्थानापन्न दोनों आती हैं, उनकी कीमतों को स्थिर मान लेते हैं। भावी कीमत के संबंध में प्रत्याशाएं। यदि उपभोक्ता ये सोचने लगे कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत और बढ़ेगी, तो वे आज के भावों पर भी
अधिक खरीदने लग जाएंगे। अतः मांग के नियम में भावी कीमत की संबंध में प्रत्याशाओं और संभावनाओं को जो है स्थिर मान लिया जाता है। अन्य बातों के समान रहने में हम वस्तु की सूची को भी स्थिर मान लेते हैं। हो सकता है नई वस्तु के आने पर पुरानी वस्तु की मांग घट जाए। अब बात आती है मांग का फलन। इस प्रकार अपन देखते हैं कि वस्तु की मांग पर उसकी कीमत, उपभोक्ता की आमदनी, उपभोक्ताओं की रुचि अरुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतों तथा भावी कीमतों की संभावनाओं आदि का प्रभाव पड़ता है। तो मांग के नियम को हम सरल रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। x बराबर एफ पी एक्स वाई वाई डी टी पी एन पी ई, ये जो है गणितीय रूप है, एक सरल सूत्र है, फलनात्मक रूप है ये मांग के नियम को व्यक्त करने का। इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड में जो चर है वो राइट हैंड वाले किन किन चरों पर निर्भर करता है। x वस्तु की मात्रा है, पी एक्स वस्तु की कीमत है, y उपभोक्ताओं की आमदनी है, वाई डी परिवार में आमदनी का वितरण है, टी उपभोक्ताओं की रुचि अरुचि है, पी एन अन्य संबंध वस्तुओं की कीमतें हैं, पी जनसंख्या का आकार, ई भावी कीमतों की संभावनाएं, एफ फलनों के सूचक हैं। इसका अर्थ यह है कि एक वस्तु की मांग मात्रा पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मांग के नियम में केवल उस वस्तु की कीमत के परिवर्तन का ही उस वस्तु की मांग मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है। जो अन्य घटक हैं उनको हम स्थिर मान लेते हैं। अब प्रश्न है यह कि इनको स्थिर क्यों माना जाता है। इनको स्थिर मानने का कारण यह है कि तभी एक वस्तु की कीमत के घटने से मांग की मात्रा बढ़ेगी और उसकी कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा घटेगी। यदि ये कारक ही बदल जाएं तो हो सकता है कि वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव होगा ये बताना हमारे लिए कठिन हो सकता है। जैसे कि माना जाए देसी घी का भाव 325 रुपये किलो से घटकर 310 रुपये हो जाता है, तो अन्य बातों के समान रहने पर इसकी मांग की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन ऐसा सोच लीजिए कि इस बीच किसी अन्य कारणों से परिवार की औसत आमदनी घट जाए तो क्या होगा। किसी वजह से उपभोक्ता की स्थानापन्न वस्तु वनस्पति घी को उपभोक्ता पसंद करने लग जाए तो क्या होगा। निकट भविष्य में देसी घी के दामों में और कमी की संभावना है तो क्या होगा। देसी घी के भाव कम हो जाने पर भी इसकी मांग मात्रा के बढ़ने के बारे में निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अतः मांग के नियम के लागू होने के लिए अन्य तत्वों जैसे उपभोक्ताओं की आमदनी, परिवार के बीच आय का वितरण, उपभोक्ताओं की रुचि अरुचि, अन्य संबंध वस्तुओं जैसे पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं, जनसंख्या के आकार व भावी कीमतों की संभावनाओं को अपरिवर्तित या स्थिर मान लिया जाता है। अब इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ये मांग का नियम है ये सरल शब्दों में ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो मांग मात्रा घट जाती है, और जब कीमत घट जाती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग का नियम कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है, लेकिन यह संबंध या मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान रहती है। और अन्य बातों से अभिप्राय यह है कि मांग को प्रभावित करने वाले और जो भी कारक है, जैसे उपभोक्ता की आमदनी है, उनकी रुचि अरुचि है, जनसंख्या का आकार है, उनकी प्रत्याशाएं हैं, इन सब को जो है हम स्थिर मान लें। इनको स्थिर मानने के बाद ही मांग का नियम लागू होने की उम्मीद की जा सकती है। तो और मांग का जो फलन है वो आपने देखा कि किसी वस्तु की मांग पर जिन जिन कारकों का प्रभाव पड़ता है उसका एक सूत्रात्मक या प्रतीकात्मक या गणितीय निरूपण है। तो फलन शब्द से भी अब आप परिचित हो चुके होंगे। फलन में जो है एक आर्थिक चर की विभिन्न अन्य आर्थिक चरों पर निर्भरता को जो है दर्शाया जाता है। तो इस अध्याय में हमने मांग फलन और मांग के नियम के बारे में पढ़ा। अगला जो टॉपिक अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन
लेकर के उसका मांग पर प्रभाव देखेंगे। धन्यवाद।